So fine student, in today's class we are going to talk about monetary policy of RBI. तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये RBI का एक ऐसा टूल है जिसे वो क्या करती है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है। ठीक है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा चीज जो कि बहुत तुरंत जल्दी से कन्वर्ट हो सके पैसा में। जैसे गोल्ड इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। मगर जब घर का बात करेंगे तो घर स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब घर को आप बेचते हैं तो कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन वाला चीज आपको दिखेगा, इसलिए जो कहेंगे वो लिक्विड ज़्यादा नहीं है घर। बट गोल्ड क्या है, बहुत ही लिक्विड है। क्यों? गोल्ड आपके पास है तो तुरंत आप जाके बैंक में जमा कर सकते हैं और आपको पैसा भी मिल जाएगा, या फिर गोल्ड के बदले में आपको आराम से गोल्ड लोन मिलता है ना जी। इसलिए क्या है कि लिक्विडिटी। अब यहाँ पे आरबीआई कर क्या रही है? आरबीआई यहाँ पे क्या करती है कि मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है। अच्छा, मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट करने का मतलब क्या है? या तो पैसा उतार दी मार्केट में, या तो फिर पैसा निकाल लेगी। और जिस हिसाब से आवश्यकता है, जिस हिसाब से नीड्स है। फिर नीड्स कैसे डिसाइड होगा? नीड्स कैसे डिसाइड होगा? तो नीड्स डिसाइड होगा आपका इन्फ्लेशन से। आधार क्या है रिपो रेट का? रिपो रेट का आधार क्या होगा जी? सीपीआई, जिसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखते हुए आरबीआई डिसाइड करती है हेडलाइन इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ ऑल्सो। तो जीडीपी ग्रोथ और हेडलाइन इन्फ्लेशन को आधार बना के आरबीआई क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी को उस हिसाब से दिशा देगी। आ रहा है समझ में आप लोग को? अब यहाँ पे समझना है हमें, देखिए बाय लॉ यदि हम लोग देखेंगे तो आरबीआई को कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार मीटिंग करना होगा। कितना बार? 4 बार मीटिंग करना होगा। बट आरबीआई नॉर्मली जो मीटिंग करती है वो 2 महीना में 1 बार तो कर ही लेती है नॉर्मली। बट आरबीआई को 1 साल में फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर समझ रहे हैं ना आप लोग? अप्रैल से स्टार्ट होगा, इस साल का अप्रैल से स्टार्ट होगा, और जो नेक्स्ट ईयर है 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, सॉरी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। बात समझे? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो खत्म हो जाएगा, करेक्ट? और कितने मीटिंग होने चाहिए? कम से कम बाय लॉ 4 मीटिंग होना चाहिए। बट नॉर्मली आरबीआई क्या करती है? हाँ, हर 2 महीने में करती है। और 2 महीने में करती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि आरबीआई इज वेरी सीरियस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। समझ गए? और इस बार भी मीटिंग हुआ है, इस बार भी दिसंबर में मीटिंग हुआ है, और उसमें ये खुल के आया है कि रिपो रेट क्या कर दे? थोड़ा और कम कर दे। तो 25 बेसिस पॉइंट से रिपो रेट को और घटा दिया गया। पहले कितना था जी? पहले 5.5% रिपो रेट था, और उसको घटा कितना कर दिया गया? 5.25। यानी कि 20 पॉइंट के बाद जो भी होगा उसको हम लोग बेसिस पॉइंट कहेंगे। तो 0.25 कम किया, इसका मतलब 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया। अब बात समझिए। तो आरबीआई, अच्छा आरबीआई किसका, आई रिपीट 1 सेकेंड, आरबीआई किसको आधार बनाती है अपने रिपो रेट के लिए? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन दोनों को ही जोड़ के। ठीक है, रूरल प्लस अर्बन दोनों को ही जोड़ के। अब खुद समझिए कि होने को तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो हम लोग डब्ल्यूपीआई के लिए भी बोलते हैं और सीपीआई के लिए भी बोलते हैं ना। वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब दोनों हो सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन भी हो सकता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन भी हो सकता है, साथ साथ वो डब्ल्यूपीआई वाला भी इन्फ्लेशन हो सकता है। हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई हमेशा सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन मानती है। अभी देखिए, ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ये 2016 से ही मैंडेट दिया गया है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस थिंग कि 2016 से ही ये आरबीआई करती है कि 4 ± 2%। यहाँ पे देखिए, हाँ अब खत्म होने वाला है जी 5 साल के लिए, समझे? 4 ± 2%। इसका मतलब क्या होगा? लोअर टॉलरेंस कितना होगा? 2%, और हाईएस्ट टॉलरेंस कितना होगा? 6%। तो देखती है आरबीआई, यदि मान लीजिए कि 4 के ऊपर हो गया तो आरबीआई थोड़ा अलर्ट हो जाएगी, क्योंकि 6 तो अपर लिमिट हुआ ना। ऐसा थोड़ी है कि 6 तक हम वेट करेंगे, नो, 4 से थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा तो आरबीआई अलर्ट हो जाएगी। इस बार देखिए, जब से आरबीआई को ये मैंडेट दिया गया है कि आपको 4 ± 2 को मेंटेन करना है, यानी कि लोअर थ्रेशोल्ड आपको 2 तक ले जाना है, मैक्सिमम आपको 6 तक ले जाना है। पहली बार 2016 से लेके अभी तक पहली बार किसी क्वार्टर में 2 से नीचे चला गया। 2 से क्या हुआ? वो नीचे चला गया। मैं करंट अफेयर्स का बात कर रहा हूँ। जब वो नीचे चला गया तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कहेगी अच्छा ये तो बेस्ट मौका है। क्यों बेस्ट मौका है? क्योंकि ग्रोथ भी अच्छा है जीडीपी का,
जीडीपी पहला क्वार्टर देखेंगे तो 7.8% से ग्रोथ किया है, सेकेंड क्वार्टर देखा जाए तो वो 8.2 से ग्रोथ किया है, और इन्फ्लेशन भी समस्या नहीं है। ये बेस्ट मौका है कि लिक्विडिटी को और उतार दो मार्केट में, लिक्विडिटी को और मार्केट में उतार दो, क्योंकि पैसा तो पैसा बनेगा, बात समझ रहे हो ना, पैसा ऑलरेडी है, इन्फ्लेशन, मगर इन्फ्लेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केस में आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि मार्केट में पैसा और उतार दो, और इसलिए आरबीआई ने क्या किया, रिपो रेट को कम कर दिया। तो रिपो रेट कम करने का मतलब क्या हुआ कि अब ब्याज बैंक को कम देना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को, अपने मनी के लिए। लिखा देंगे बट आप सुनते रहिए अच्छे से, ठीक है, आई विल डिक्टेट एवरीथिंग, पर सुनिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लोन बिकम वेरी चिपर, लोन चिपर होगा तो आप जैसा मेरे जैसा आदमी मुंह उठा के जाएगा बैंक में, बोलेगा पैसा दीजिए, सस्ता हो गया है, वो भी दे देगा वो पैसा। और पैसा देगा तो हम लोग घर में तो रखने वाले हैं नहीं जेब में, हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, हम लोग बहुत दुनिया भर का चीज़ खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, है ना, जहाँ नहीं जाना वहाँ पे भी जाएंगे, एसएन वर्ल्ड में जाएंगे हम, है ना, एक था ना बचपन में एसएन वर्ल्ड में जाऊँगा मैं घर वापस, हाँ कहने का मतलब पैसा उड़ेगा, जेब में पैसा होता है, जेब में पैसा जब होता है तो काटता है पैसा, वो रहेगा नहीं वो। और ऐसे भी पैसा का पंख होता है, हम समझे, माँ लक्ष्मी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, तो माँ लक्ष्मी जैसे ही ट्रैवल करेगी मार्केट में और महालक्ष्मी क्रिएट होगी इससे, इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। और जितना मनी सर्कुलेट हो उतना ही रोजगार क्रिएट होगा और उतना ही बहुत बड़ा इकोनॉमी बनता है हमारा। तो इसलिए आरबीआई का डिसीजन क्या रहा कि भाई रिपो रेट को और कम कर दो। और बट ये रिपो रेट कम होने की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी पे असर पड़ा, लिक्विडिटी पे असर पड़ा, समझ गए ना। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक देख सकते हैं आप लोग क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है कि जहां पे क्वांटिटी पे कंट्रोल किया जा रहा है, नंबर पे कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसमें जो टूल्स होंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, देखिए ये जो रिपो रेट है, रिपो रेट के हिसाब से बाकी टूल अपने आप डिसाइड हो जाता है, बात समझे, बहुत सारा होगा जी, रिपो रेट हो गया, है ना। और यदि ये विंडो भी खत्म हो जाए, ये एक विंडो है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक विंडो है, विंडो समझ रहे हैं ना, एक खिड़की है, एक फ्लोर है वो। इस रेट पे बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है, उस ब्याज पे लेती है। मान लीजिए खत्म हो गया, वो विंडो खत्म हो गया, वो विंडो यदि एग्जॉस्ट हो जाए तो दूसरा विंडो बचता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जाहिर सी बात है ये विंडो पे हम पहले पैसा दिए थे, आरबीआई ने इस विंडो पे पैसा दिया, वो विंडो चला गया, अब दूसरा विंडो फिर से मुंह उठा के यदि पहुंच रहा है बैंक आरबीआई से लेने के लिए, तो ब्याज ज़्यादा होगा ना, बिल्कुल। तो हमेशा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का ब्याज ज़्यादा होगा, किससे, रिपो रेट से। तो यानी कि दोनों काम तो एक ही तरह कर रहा है जी, दोनों काम एक ही तरीके से करता है। अब ठीक इसका उल्टा पकड़िए, उल्टा क्या होगा जी, रिवर्स रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। अब देखिए रिवर्स रिपो रेट भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं रिवर्स रिपो रेट। जैसे फिक्स्ड वेरिएबल रिपो रेट, फिक्स वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट भी होते हैं, और वेरिएबल भी रहता है, यानी कि कोई फिक्स्ड हो सकता है, कोई एक वेरिएबल हो सकता है। मगर अभी आरबीआई क्या कर रही है, अपना जो रिवर्स रिपो रेट है वो यूज़ ना करके दूसरा एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये कब से यूज़ कर रही है, ये यूज़ कर रही है 2022 से। रीज़न क्या है पता है आप लोग को ना, हाँ, कोविड के वजह से, याद है, कोविड के वजह से। तो अब आरबीआई कहीं ना कहीं रिवर्स रिपो रेट को यूज़ ना करके उसके बदले में क्या यूज़ कर रही है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यूज़ कर रही है। जाहिर सी बात है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, रिपो रेट से। अदरवाइज नहीं तो सभी बैंक क्या कर देगा, आरबीआई में क्या कर देगा, वो पार्क कर देगा पैसा। इतना समझ में आ गया ना आप लोग को। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि अभी यदि करंट अफेयर्स का ही बात करें तो दिसंबर 2022 में आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसाइड किया कि 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाए। एज ए रिजल्ट कितना हो गया, 5.25%, दैट इज द रिपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई चार्जेस मनी टू द बैंक व्हाइल गिविंग फंड। अभी लिखा देंगे, पहले आप लोग समझिए अच्छे से। हाँ सॉरी, हाँ बेसिस पॉइंट इज दिस वन, जैसे 5.25, दिस अ बेसिस पॉइंट, इसको बोलेंगे 25 बेसिस पॉइंट। डेसिमल के बाद जो भी संख्या आता है दैट्स कॉल्ड बेसिस पॉइंट, समझ गए ना। तो
तो 25 बेसिस पॉइंट से घटाया गया। डेसिमल से ही घटाते हैं। हाँ बहुत इंटीजर से नहीं घटाते हैं क्या? देखिए डेसिमल से घटाएंगे तो 1 भी तो आ सकता है ना। 125 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया। बात समझ गए क्या हो गया इसका मतलब? क्या हो गया इसका मतलब? इधर देखिए तो हाँ वहाँ आरबीआई ने क्या किया, लेट से 125 बेसिस पॉइंट घटा दिया। इसका मतलब क्या कि 1.25 घटा दिया, है ना, उस नंबर से घटा दिया। जैसे अभी कितना है, अभी 5.25 है। आरबीआई ने क्या किया, 125 बेसिस पॉइंट से घटा दिया। कितना हो गया जी? हाँ 4 हो गया। समझ गए? तो बेसिस पॉइंट। अच्छा कहेंगे कि क्यों बेसिस पॉइंट? क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद जो संख्या है उसका भी बहुत बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, इतना सर्कुलेशन है मनी का, और 0.25% भी कम करे तो बहुत मनी पे इंपैक्ट पड़ता है उसका। समझ गए? तो 1% तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 0.25 भी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। एनीवे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो क्या रहा है, जब रिपो रेट कम हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए सिंबल देखिए, यहाँ पे जब रिपो रेट कम हो रहे हैं, बोरोइंग बिकम चिपर, सस्ता हो गया ना, लोन लेना बहुत सस्ता हो गया जी। और इससे क्या होगा, जेब में जो पैसा रुपया है इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा ना, हाँ खर्च होगा। इससे क्या होगा, आपका जीडीपी को एक मोमेंटम मिलेगा, जीडीपी को एक मोमेंटम मिलेगा। दूसरा देखिए केस, यदि रिपो रेट को बढ़ा दिया गया, रिपो रेट 5.25 था, उसको बढ़ा के 5.5 कर दिया गया, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, या 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, क्या होगा जी? बोरोइंग महंगा हो जाएगा, बैंक रेट महंगा हो जाएगा। अब देना नहीं चाहेगा वो, कौन? बैंक नहीं देना चाहिए। क्यों? महंगा हो गया, क्योंकि बैंक को ही ब्याज देना ज़्यादा पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, बैंक को जब ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है तो बैंक भी तो ब्याज ज़्यादा लेगी कस्टमर से, तो क्या हो जाएगा, ये बोरोइंग कॉस्ट महंगा हो जाएगा। और जब ये महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा आने के वजह से, पैसा होने की वजह से इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन को एक बार घटा दिया गया। देखिए इन्फ्लेशन बहुत तरीके से आता है, अभी बात करेंगे हम लोग। महंगाई जो है बहुत तरीके से आता है। एक तरीका क्या है कि यदि आपके जेब में पैसा रुपया है तो उससे भी महंगाई आएगा। क्यों? सामान एक समान है, लेट से अज्यूम करिए एक कोई सामान है, बंदा गोभी या फूल गोभी, मान के चलिए आपके जेब में भी पैसा है, उसके जेब में भी पैसा है, और तीसरे आदमी के जेब में भी पैसा है, सब कोई बंदा गोभी खरीदना चाहता है, ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। बात समझे? तो कई बार क्या, ये सिंपल हिसाब है कि जेब में पैसा, लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। और जब जेब में पैसा ज़्यादा होने की वजह, यानी कि लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से जब इन्फ्लेशन हो गया, तो आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मीटिंग करेगी, बैठेगी, और झट से रिपो रेट का क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ताकि लिक्विडिटी निकाल लिया जाए। जैसे ही लिक्विडिटी निकलेगा, अपने आप इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन जो महंगा हो रहा था उसको डाउन कर दिया गया। समझो, एक तरीका ये हो गया। अच्छा, एंड एज वी नो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी कितना है जी? 5% है। अभी कितना है? 5%। और ये हमेशा कम होगा, किससे? रेपो रेट से। सो सिंपल। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों ही कितना है? 5.50। तो ये तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो रेट से ज़्यादा होगा ना जी? हाँ, क्योंकि ये दूसरा ये विंडो है। रिपो रेट एग्जॉस्ट होने के बाद आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जा रहे हो। अब बैंक रेट का मतलब क्या? वो रेट जो कि डायरेक्ट असर पड़ता है बोरोइंग और बैंक के बीच में। हाँ, मगर ये कि आप लोग कंफ्यूज मत होना, 5.50 जो बैंक रेट बोला जा रहा है, तो इसमें अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है कि हाउस लोन के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मॉर्गेज के लिए कितना होगा, अलग अलग का अलग अलग डिपार्टमेंट है। 5.5 का मतलब एक तरह से एवरेज है वो, समझ गए? एंड रिवर्स रिपो रेट कितना है? 3.35। बट आरबीआई इसको यूज नहीं कर रही है। आरबीआई किसको यूज कर रही है इसके बदले में? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को। समझ में आया ना? राइट डाउन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, राइट डाउन क्विकली। हाँ अलग अलग है, दोनों अंतर है बहुत। दोनों अंतर नहीं होगा क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक और आरबीआई से लेना देना है। हाँ, बैंक रेट केवल बैंक का लेना देना है, बैंक और कस्टमर का, आप जैसा मैं जैसा कस्टमर का, ठीक है, समझ गए ना? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। राइट डाउन आरबीआई uses monetary tools
monetary policy tools to influence money supply in the market, comma, inflation uses monetary policy tools to influence money supply in the market, इन्फ्लेशन ब्रैकेट में लिखना है सीपीआई, हाँ सीपीआई पे फोकस है उसका। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी इन्फ्लेशन, सीपीआई वाला, कॉमा एंड जीडीपी ग्रोथ, ये तो मेन उसका लक्ष्य, जीडीपी ग्रोथ। हाँ, there are two tools used by RBI, number one, quantitative tools, bracket, control the amount of liquidity या money, control the amount of liquidity / money, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके नीचे लिखना है आरबीआई uses repo rate as a tool to adjust liquidity in the market, ठीक है। हाँ ठीक है, नंबर 1 लिखिए रिपो रेट। द रेट एट विच RBI charges interest to the bank while giving loans या / fund to them. Next line, the present repo rate is 5.25%। ब्रैकेट में लिखना है रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.5, हाइफन करके रिडक्शन ऑफ 25 बेसिस पॉइंट, ताकि हर टर्मिनोलॉजी भी याद रहे। 5.25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन ऑफ, हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ बिल्कुल शॉर्ट टर्म है ये, ओवरनाइट के लिए है ये, ठीक है। लिख लीजिए नीचे, इट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी या विंडो, इट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी हाइफन विंडो फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बाय आरबीआई। बिल्कुल ये इसको ओवरनाइट भी कहा जाता है, समझे।
ओवरनाइट भी कहा जाता है, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 14 दिन के लिए। लिख लिया आप लोग? हाँ। अब देखिए ये बहुत सुंदर बनाया गया यहाँ पे, इसको बिल्कुल लिख लीजिए, इसको बढ़िया से इफेक्ट लिख लीजिए, रिपो रेट घटाने से ये सब चीज होगा। लिखिए इसको, हो इसको चिपका दीजिए, ये जो ऊपर लिखा गया है ना उसको लिख लीजिए सिर्फ, रिपो रेट डिक्रीज बोरोइंग चीपर, बोरोइंग चीपर। इससे क्या होगा, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और उसे जीडीपी ग्रोथ होगा, वो भी ऐड कर लेना है, उससे जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि मनी सप्लाई जब बढ़े तो चांसेस है कि जीडीपी भी बढ़ेगा। बात समझे ना, जीडीपी भी बढ़ता है। और दूसरा केस भी लिख लेना है, जब रिपो रेट ज्यादा हो जाए तो बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लिख लेना है बैंक रेट महंगा हो गया। ठीक है, हाँ इन्फ्लेशन डाउन लिख लीजिए, अभी लिखा देंगे नोट करके, उसको लिख लीजिए, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंबल में तो लिख लिए हैं, हाँ अभी लिखा देते, रुकिए पहले इसको लिख लीजिए, राइट डाउन दिस थिंग, अभी अभी लिखा देते, रुकिए ना, आई डिक्टेट, पहले इसको लिख लीजिए। नींद लग रहा है, थक गए होंगे, नहीं थकावट होना बहुत नॉर्मल चीज है, नहीं प्रवीण? हाँ, एक क्लास थोड़ी, 2-2 क्लास और सेम चेहरा। हाँ, मैं भूल जाइए कि वो दूसरा क्लास था। ठीक है, डोंट ट्रीट सेम थिंग, वो 2 अलग चीज है, दुनिया बदल चुका है। हाँ, अब बनना पड़ता है, जो सब्जेक्ट का जो डिमांड है उस हिसाब से आपको टीचर भी बनना होता है, उस हिसाब से आपको स्टूडेंट भी बनना पड़ता है। एनीवे, नीचे लिखिए, ये लिख लिए ना आप लोग, ये 2 वाला चीज, हाँ लिखिए वहां पे, द आरबीआई, राइट डाउन, ये हो गया ना, ये नहीं लिखना है अभी, ये हो गया, द आरबीआई डिक्रीजेस रिपो रेट, RBI decreases repo rate so that loans become cheaper. Loans become cheaper. As a result, investment and spending by the people increases and lead to increases and lead to GDP growth. GDP growth. This is accommodative. This is accommodative approach of RBI. Accommodative, ये टी है, ठीक है, accommodative। अभी लिखिए, अभी अकोमोडेट करना है ग्रोथ को, दैट इज द मीनिंग ऑफ अकोमोडेटिव अप्रोच। ग्रोथ को अकोमोडेट करना है, ग्रोथ को बढ़ाना है। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया, रिपो रेट को कम कर दिया। बात समझे, अकोमोडेटिव का मतलब अकोमोडेट करना, कोई भी चीज को अकोमोडेट करना, समझिए। अभी देखेंगे इसको डिटेल्स में, देखेंगे आरबीआई का क्या क्या स्टैंड हो सकता है। क्या हुआ, यू नीचे लिखिए, द आरबीआई इंक्रीजेस रिपो रेट, the RBI increases repo rate
under liquidity adjustment facility to make loans, to makes loan क्या होगा जी, costlier, to makes loan costlier, हाँ अभी उतना ही, to makes loans costlier, महंगा हो जाएगा ना लोन, हाँ, full stop, this is done, full stop, this is done to contain, this is done to contain, या ब्रैकेट में लिखना है reduce, this is done to contain or reduce inflation, full stop. CPI inflation, next, the CPI inflation mandate, given to, hyphen करके लिखिए, given to RBI is 4 plus minus 2%, 4 plus minus 2%, यानी कि भारत सरकार ने, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, बात समझ जाइए आप लोग, भारत सरकार ने जो आरबीआई को जो मैंडेट दिया है, कितना मैंडेट दिया उसको, 4 प्लस माइनस 2% का, सिंस 2016, ऐड कर लेना है उसमें, सिंस 2016, इसलिए इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% हो गया, इसलिए इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% से ऊपर हो गया, तुरंत मीटिंग करेगी आरबीआई और तुरंत क्या करेगी आरबीआई, रिपो रेट को कम कर देगी, चांसेस है। मगर दूसरा केस भी है, 2 से लेके 6 तक का बात कर रहे हैं, यदि 2 से नीचे हो तो फिर हरकत दूसरा हो सकता है आरबीआई का। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंड, कितना बैंड होना चाहिए, 2, 4 प्लस माइनस 2, उसका बात कर रहे हैं। यदि 6 से ऊपर चला गया, यदि 2 से नीचे चला गया तो फिर आरबीआई अपने हिसाब से करेगी। और इस बार तो गजब हो गया ना, इस बार गजब ये हो कि 2 से नीचे चला गया, तो 2 से नीचे जब चला गया तो आरबीआई को कायदे से क्या करना चाहिए था, रिपो रेट को बढ़ाना चाहिए था, वैसा नहीं किया आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या किया, रिपो रेट को घटा दिया। कि क्यों घटा दिया, क्योंकि अब इन्फ्लेशन कोई समस्या नहीं है भारत में। जब समस्या ही नहीं है, आदमी को महंगा सामान मिल ही नहीं रहा है, तो चलो और लिक्विडिटी को बढ़ा देते हैं। ये भी आरबीआई अपने आप को कहती है कि हमारा न्यूट्रल स्टैंस। कई लोग जो एक्सपर्ट है, जो जानकार है, वो कहते हैं कि आरबीआई का किसी भी रूप में न्यूट्रल स्टैंड नहीं हो सकता है। ये क्या है, आरबीआई का अकोमोडेटिव स्टैंड है, क्योंकि वो स्वयं चाहता है कि लिक्विडिटी और ज्यादा आ सके मार्केट में। बात समझ गए? चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब लिखना है आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। नेक्स्ट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, the rate at which banks charges interest, किसे इंटरेस्ट लेगी बैंक, to RBI while parking extra surplus money to the RBI, हाँ, full stop, collateral is not required, कोलेटरल समझते हैं ना आप लोग? हाँ, इसमें भारत सरकार का दस्तावेज सब नहीं चाहिए। बैंक के लिए सबसे बड़ा जो कोलेटरल होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है जी। बात समझे ना? गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भरा कोई भी दस्तावेज नहीं हो सकता, कोई भी कोलेटरल नहीं हो सकता एक बैंक के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बहुत तरह तरह के होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं,
ठीक है। ट्रेजरी बिल भी 3 टाइप्स के होंगे, जो 365 दिन से नीचे होगा, और 365 दिन से जो ऊपर होता है उसको एक्चुअल में गवर्नमेंट से कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 2 टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है ट्रेजरी बिल और एक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही कहा जाता है। तो जो ट्रेजरी बिल वो भी 3 टाइप के होंगे, ठीक है, हम लोग बात करेंगे बाद में। तो ये जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, चाहे 1 साल से नीचे वाला हो चाहे 1 साल से ऊपर वाला हो, ये सभी क्या है, दस्तावेज है, सभी कोलेट्रल है, किसके लिए, बैंक के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बैंक मुंह उठा के अपना पैसा जाएगा सबमिट करने के लिए कहाँ पे, आरबीआई में, तो उस समय उसको दस्तावेज की जरूरत नहीं है। और ब्याज कितना होगा जी, हाँ 5% है, लिख लीजिए, द प्रेजेंट एसडीएफ इज 5%, इज 5%। देख रहे हैं, रिपो रेट के वजह से बाकी रेट पे असर पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ ठीक है। अब लिखना है आप लोग को नीचे रिवर्स रिपो रेट। नेक्स्ट, रिवर्स रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, रिपो रेट एक क्या हो सकता है, फिक्स्ड रिवर्स रिपो रेट, और एक क्या हो सकता है, वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट। लिख लीजिए ऐसे करके। जो फिक्स्ड रिवर्स रिपो रेट है उसका अमाउंट क्या है अभी, 3.35%। आरबीआई इस विंडो को यूज नहीं कर रही है अभी, आरबीआई इस विंडो को नहीं यूज कर रही है, इसके बदले में कौन सा यूज कर रही है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज कर रही है। और जहां तक जिसका सवाल है वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट का, ये खुद वेरिएबल है तो इसका संख्या कहां से पता होगा आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आरबीआई को किस तरीके से पसंद है उस समय ऑपरेशन, ठीक है। नॉर्मली अभी देखा जाए अभी प्रेजेंट 5.89 के आसपास हो गई है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत चेंज होते रहेगा ये। बात समझ रहे हैं आप लोग, हाँ। और इसी में जो फिक्स रिपो रेट है, बट देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा लिख लीजिएगा जो फिक्स्ड रिवर्स रिपो रेट, ये भी क्या है, ओवरनाइट के लिए है, यानी कम समय के लिए ही, ओवरनाइट के लिए है। और इसमें यह भी लिख लेना है स्टूडेंट कि इसमें कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, इसमें कोलेटरल की जरूरत है, कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, वेरिएबल में भी और फिक्स्ड में भी। पहले आप उसमें फिक्स्ड में लिख लीजिए क्योंकि वेरिएबल बहुत कम यूज करती है आरबीआई। अभी तो सब कुछ जो यूज कर रही है आरबीआई वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ही यूज कर रही है। ये सभी दोनों ही डोरमेंट स्टेज में आ गए, आरबीआई नॉर्मली इसको यूज नहीं करती है। ये सब आरबीआई के लिए ब्रह्मास्त्र है, कभी कभी यूज करेगी इसको, और जब यूज करेगी तो उसका असर बहुत तगड़ा पड़ेगा। ओवरनाइट मतलब 1 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, 14 दिन हो सकता है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरनाइट। लिख लीजिए वहां पे, ओवरनाइट मीन्स या तो 1 डेज हो सकता है, या तो 7 डेज हो सकता है, या फिर 14 डेज हो सकता है, समझ गए। अच्छा, तो बात समझ में आया आप लोग को एक चीज, भले ही थ्योरी के लिए है बट आरबीआई इसको यूज नहीं कर रही है। आरबीआई इसके बदले में किसको यूज करे, स्टैंडिंग, हाँ ये याद होना चाहिए। इसलिए आप लोग जब पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स टाइम्स सब, न्यूज़पेपर सब, तो वहां पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ज्यादा आएगा। तो बात समझ जाना कि कुछ नहीं, आरबीआई का रिवर्स रिपो रेट वाला ही ऑपरेशन चल रहा है ये, बट हाँ बट विदाउट कोलेटरल, ये चीज याद होना चाहिए। और ये 2022 के बाद किया गया है। चलिए वेरी गुड, चलिए ये हो गया। हाँ, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके नीचे लिखिए व्हेन रिपो रेट ऑप्शन exhausted, banks take loan from RBI under marginal
स्टैंडिंग फैसिलिटी, अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसलिए देयरफॉर इट इज यूजुअली हायर देन रिपो रेट। अब ब्रैकेट में लिख देना है प्रेजेंट 5.50 5.50। 25 पॉइंट बहुत होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है हमेशा 25 जरूरी नहीं है, कई बार 125 बेसिस पॉइंट का भी कमी रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। हाँ, अभी किस हिसाब से आवश्यकता है, किस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, क्या इन्फ्लेशन समस्या है? नहीं है ये समस्या। सब चीज को देखते हुए कभी भी ऐसा कोई सैक्रोसेंट रूल नहीं है कि 25 बेसिस पॉइंट का ही दोनों में अंतर होगा, वो आरबीआई डिसाइड करेगी कंडीशन को देखते हुए। बात समझ गए ना? हाँ, उसका लिखिए आप लोग। अच्छा, रिवर्स रिपो रेट लिख चुके हैं आप लोग, पहले लिख लिए थे ना? चलिए, बहुत अच्छा। ओवरनाइट है ये भी, क्या बोले? हाँ, बस एक ही बार विंडो खोलता है ये। एक्चुअली पता है ये आरबीआई को करना पड़ा ये चीज, इसके पीछे भी एक इतिहास है, पहले नहीं था ये रिसेंटली ऐड किया, ये 10 साल में ही हुआ ये इसलिए की है आरबीआई क्योंकि बैंक को जब रिपो रेट वाला विंडो खत्म हो जाता था उसका, तो वो दूसरे बैंक से पैसा लेते थे, और दूसरे बैंक से जब पैसा लेती थी तो ब्याज बहुत लेता था वो, तो इसलिए बैंक को दिक्कत होने लगा। या तो फिर बैंक क्या करेगी, बैंक दूसरे बैंक से लेगी या फिर उसका दूसरा माध्यम होगा लेने का। इसलिए आरबीआई ने क्या किया कि चलो ठीक है, एक और विंडो खोल देते हैं तुम्हारे लिए, और एक जो नया विंडो खोला उसी का नाम क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कोई शुरू से 1947 से नहीं चल रहा है वो, ये बस अभी 10 साल का ही डेवलपमेंट है ये। हाँ, समझ गए? हाँ, नाउ विल सी। चलिए, ये हो गया। हाँ, तो ये अभी देख चुके हैं ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जितना भी आप लोग पढ़े यही सब चीज है। आरबीआई क्या करती है, रिपो रेट हो, एसडीएफ हो, एमएसएफ हो, उसके तहत क्या करती है, लिक्विडिटी एडजस्ट करती है डे टू डे। ठीक है, इसमें रिपो क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाता है ये। रिपो रेट क्या ऊपर नीचे करने से लिक्विडिटी बढ़ता है ना जी, स्पेशली नीचे करने से। रिपो रेट को नीचे कर दिए, घटा दिए, तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी निकल जाएगा, हाँ वही लिक्विडिटी आएगा ना जी। और एसडीएफ रिवर्स रिपो रेट, ये क्या करेगा, इसके थ्रू आप लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये क्या है, इमरजेंसी लेंडिंग है। इमरजेंसी लेंडिंग वो भी प्रीमियम रेट में। प्रीमियम रेट का मतलब क्या है कि रिपो रेट से ज्यादा ही होगा वो, और इमरजेंसी है। इमरजेंसी इसलिए है कि रिपो रेट वाला दरवाजा जो है बंद हो चुका है। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं कि कोई बैंक पहले मुंह उठा के चल जाएगा एमएसएफ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बैंक पहले फर्स्ट दरवाजा को नॉक करेगा, और फर्स्ट दरवाजा कौन सा है, रिपो रेट वाला, और वो दरवाजा से ही पैसा ले लिया, उसके बाद भी बैंक के पास पैसा बचा ही नहीं है, उसके बाद हो जाएगा, इसलिए वो इमरजेंसी लेंडिंग है। ठीक है, गोल क्या है जी, बिल्कुल ओवरनाइट है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म है ये, 1 डे का, 7 डे का, या फिर 14 डेज का। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है, एमएसएफ एसडीएफ कॉरिडोर, यानी कि सबसे ऊपर क्या होगा, एमएसएफ होगा, और एसडीएफ क्या होगा, नीचे होगा। तो इसी कॉरिडोर के बीच में लिक्विडिटी एडजस्ट करती है, वो लिख चुके हैं आप लोग, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कितना मस्त कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो एक तो हम लोग क्या देखे, ये दुनिया भर का रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब ना। अब देखिए बैंक जो है, बैंक को अपने मन से काम नहीं करना होता है, बैंक को स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होता है, किसका, आरबीआई का। तो देखिए बैंक डिफॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट समझते हैं ना, बैंक बर्बाद ना हो, है ना। हाँ, बैंक का दिवालिया ना निकले, इसलिए बैंक को 2 अकाउंट मेंटेन करना होता है, समझे, 2 अकाउंट मेंटेन करना होता है, अकाउंट कह सकते हैं उसको। एक तो कैश रिजर्व रेशियो का, और दूसरा क्या है आपका, स्टेजरी लिक्विडिटी रेशियो का। अच्छा बताइए, तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होगा, बैंक आरबीआई के पास रखती है अप्रोक्स 18%। हाँ, जो बैंक आरबीआई के पास रखती है अराउंड 4-5, हाँ, अभी घटा के 3% कर दिया गया, सही बात है, 5% भी था कुछ दिन पहले, सही बात है। एसएलआर होता है जो हाँ, बैंक अपने पास रखती है, सर्टेन अमाउंट रिजर्व हर दिन के बेसिस पे कैलकुलेट करके। बहुत अच्छा। देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है बैंक के पास 100 रुपया है, तो बैंक क्या करेगी, 100 रुपया कहाँ से है, आरबीआई की तरफ से ही है। ठीक है, जो भी बैंक के पास अपना संपत्ति है 100 रुपया का है,
तो बैंक क्या करेगी कि उसका डिफॉल्ट ना हो, बैंक बर्बाद ना हो, तो वो 3 रुपया निकाल के साइड कर देगी एज अ कैश रिजर्व रेशियो और बैंक आरबीआई के अकाउंट में रखेगी, अपने पास ही रखेगी, साइड करके हटा देगी वो। इसलिए कहीं कोई दिक्कत हुआ तो वो 3 रुपया बैकअप के लिए काम आएगा। दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। उसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसमें क्या है, कुछ कैश भी निकाल के रखना है, कुछ गोल्ड भी निकाल के रखना है, और कुछ भारत सरकार का जो दस्तावेज, क्योंकि भारत सरकार का जो दस्तावेज है वो इक्वल टू मनी है, वो है ना, उसको भी रखना। और वो कितना परसेंट है, वो आपका 18% के आसपास होगा। तो ये दोनों चाहिए, वो CRR हो। अब खुद सोचिए कि ऊपर से आरबीआई ने बोला कि बाबू तुम लोग को क्या करना है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देना है, 3% से 5% करना है। तो अब बताइए लेंडिंग सस्ता होगी, महंगा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्यों? पहले 3 रुपया वो अलग से रखता था, वो 5 रुपया रख रहा है, तो 2 रुपया तो अलग से रखना पड़ रहा है फिर से उसको। तो लैंडिंग रेट अपने आप महंगा हो जाएगा। देखते हैं, ये भी एक टूल है। तो अभी तक तो रिपो रेट वो सब तो ठीक है। आरबीआई का एक आदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपको कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना है या घटाना है, तो उसका असर डायरेक्ट लेंडिंग रेट पे पड़ गया। एंड सेम फॉर SLR ऑल्सो, है ना। तो लिखिए आप लोग, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ quantitative tools used by RBI to control liquidity in the market. CRR, cash reserve ratio, means certain amount of money, cash reserve ratio means certain amount of money banks have to keep in cash form with RBI, in cash form with RBI to prevent, क्या चीज को प्रिवेंट करने के लिए? वेरी गुड, टू प्रिवेंट बैंक्रप्सी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। या हाइफन करके डिफॉल्ट लिख देना है। बैंक्रप्सी बहुत बड़ा वर्ड है वो। हाँ, नहीं, बहुत बड़ा शब्द है वो। अभी आप लोग पढ़िएगा बाद में, बैंक्रप्सी यानी इंसॉल्वेंसी कोड बताएंगे, तारा सब दिखेगा उसमें बढ़िया से। डीप है उसके अंदर। बैंक्रप्सी वर्ड बहुत तगड़ा है जी। हाँ, देखते हैं, एक होता है बैंक रन। बैंक रन सुने आप लोग? क्या होता है बैंक रन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रन? देखते हैं, बीच बीच में न्यूज आता है ये बैंक डिफॉल्ट कर गया। कई बार अफवाह जो होता है ना, वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अभी उड़ा दिया अफवाह कि IDBI बैंक डिफॉल्ट हो गया, लेट्स, और सब आदमी पहुंच जाएगा, ATM में लाइन लग जाएगा सबका, या फिर जाएगा सब चेक से अपना पैसा निकालने के लिए, या फिर कोई भी माध्यम हो सकता है। वो हुआ नहीं है, सच में हो जाएगा वो। यदि एक ही बार सब कस्टमर पहुंच गया और बोला कि हमारा पैसा दो, चाहे ATM से चाहे वहां से, तो क्या होगा? चला जाएगा बैंक। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अफवाह की वजह से भी बैंक रन हो जाता है बैंक। और इससे क्या, ये बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है बैंक के लिए, समझ गए? कोई बैंक डिफॉल्टर भी हो जाता है या बैंकरप्ट भी हो जाता है, तो सारा पैसा कस्टमर को नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है। हाँ, दैट इज 1 लाख तक ही। नहीं, अब बढ़ा दिया गया उसको, अब 5 लाख कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, चाहे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा, सही बात है। यदि आपके पास 5 करोड़ भी आप जमा किए तो 5 लाख तक मिलेगा। पहले ये आपका 2 लाख था। हाँ, अभी 5 लाख कर दिया गया। करेक्ट। और उसके लिए इंश्योरेंस भी होता है, समझे ना। आरबीआई का जो अपना जो बॉडी है वही ये चीज को रेगुलेट कर रही होती है। ये समझ गए ना? लिखिए वहां पे, द लेटेस्ट कैश रिजर्व रेशियो इज 3%। द लेटेस्ट, बी क्विक स्टूडेंट, द लेटेस्ट कैश रिजर्व रेशियो इज 3%।
मतलब समझ गए इसका 3% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया है तो 3 रुपया अलग से उसको रखना पड़ेगा। किस रूप में? कैश के रूप में, नोट है वो। अब देखिए अब कितना बढ़िया बात है कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिए 3 से, अब कितना है 3% है, 5% कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो बोरोइंग जो लैंडिंग रेट है वो महंगा हो जाएगा। तो लिख लीजिए इफ कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस comma lending rate become costlier. Lending rates become costlier. As a result, liquidity in the market decreases. तो देखिए कितना खुशी मिल रहा है मुझे ये बोलते हुए कि आरबीआई, देखिए आरबीआई के पास तो रिपो रेट भी है, एक वो भी ब्रह्मास्त्र इसके पास, और उसको बिना टच किए हुए यहाँ पे टच करके वो काम गड़बड़ कर सकता है या बदल सकता है चीजों को, है ना, किसी को पता भी नहीं चला। कैश रिजर्व रेशियो क्या किया? बढ़ा दिया। तो यानी कि आरबीआई के कितने रूप है, कितने रंग है चीजों को चेंज करने का। देख रहे हैं ना, सीआरआर से भी वो चीजों को चेंज कर सकता है। अच्छा, इफ सीआरआर देखिए, इफ कैश रिजर्व रेशियो decreases lending rates या lending becomes cheaper, लोन देना बहुत सस्ता हो जाएगा। एज अ रिजल्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट इंक्रीजेस। तो ये भी एक टूल है आरबीआई का। कौन सा टूल है ये? क्वांटिटेटिव टूल्स है, जहां पे मनी को सक किया जा रहा है, मनी को इंजेक्ट किया जा रहा है, और सब आधार है इन्फ्लेशन का। तो दो आधार है जी, केवल इन्फ्लेशन भी बोलना गलत बात होगा, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ ऑल्सो। पूरा ध्यान रहता है आरबीआई का कि कितना जीडीपी ग्रोथ है, कितना इन्फ्लेशन है, और कौन सा स्टेप ले, कौन सा स्टैंड ले, अकोमोडेटिव स्टैंड ले, न्यूट्रल स्टैंड ले, हॉकिस ले, डॉबिस ले, उस तरह का अप्रोच होता है आरबीआई का। Now next, SLR, statutory liquidity ratio. मतलब जिस रेट पे बैंक रेट हुआ, वो जिस रेट पे बैंक पैसा देगी कस्टमर को, ठीक है, लिख लीजिए वहां पे, नोट करके लिख लेना है नीचे यदि समझ में नहीं आया तो। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, it is also a, लिखिए, it is also a quantitative tools of RBI, it is also a quantitative tools of RBI to adjust liquidity in the market. Liquidity in the market. SLR means, next line, SLR means certain percentage of deposit, certain percentage of deposit banks must keep, percentage of deposit banks must keep in forms of cash, in forms of cash, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि सभी लिक्विडिटी है, बहुत तेजी से चेंज हो सकता है सभी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ब्रैकेट में लिख लेना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका, समझ गए? नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, इफ SLR increases, क्या होगा? लेंडिंग रेट्स डिक्रीजेस, लेंडिंग रेट्स क्या होगा? महंगा हो जाएगा। हाँ, इफ SLR increases the lending rates, will increase,
एंड लोन्स बिकम कॉस्टलियर। लोन्स क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना ठीक से? लोन्स क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्यों? पहले एसएलआर 18% था, अब बोला गया, आरबीआई ने क्या बोला बैंक को कि 18 नहीं 22% कर दो। इसका मतलब क्या है? 4 रुपया और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा उसको। जब वो 4 रुपया एक्स्ट्रा रखा तो उसके पास कॉस्ट कम हो गया ना, फंड कम हो गया, और उसी फंड से देना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लेंडिंग रेट महंगा हो जाएगा। इसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, इसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एनपीएस का जो समस्या है उसको कंटेन कर सके। बात समझे ना? एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बात करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, अब उसका ठीक आप उल्टा लिख लीजिए। इफ द एसएलआर डिक्रीजेस, इफ एसएलआर डिक्रीजेस, अभी तो इंक्रीज कर रहे थे ना, इफ एसएलआर डिक्रीजेस, हाँ, बैंकिंग रेट क्या हो जाएगा? सॉरी, लैंडिंग रेट क्या हो जाएगा? कॉमा, लैंडिंग रेट ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑल्सो डिक्रीजेस। इससे क्या होगा? लेड टू लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, लेड टू फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, हाँ, कॉमा, lending rate also decreases, will also decreases and lead to flow of liquidity in the market। अच्छा, आप लोग गड़बड़ तो नहीं किए ना? एसएलआर हो गया, देखिए जाके चेक करिए तो आप लोग सीआरआर में क्या लिखे हैं? हाँ, ठीक है, उसका वो दिखा, वो बताइए इंक्रीज और डिक्रीज में क्या क्या लिखे हैं आप? हाँ, सही बात है, सही लिखे तब, ठीक ठीक ठीक, सही लिखे। बात सर, दोनों लॉजिक सेम है, लिख लीजिएगा द हाँ, दो सेम है, बट इसका अमाउंट ज्यादा है। लिखिए द प्रेजेंट एसएलआर इज 18%, 18%, 18%। ठीक है, कभी ये 22.5% भी हुआ करता था, समझे? जब हम पढ़ाते थे, बहुत पहले की बात है, 22.5% है। और बताइए घट घट के ये 18% हो गया। और ऐसे बहुत नॉर्मल चीज़ है, आरबीआई इसको कैलिब्रेट करती ही करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमेशा हमें याद रखना है कि रिपो रेट ये दुनिया भर का चीज़ तो है ही, क्वांटिटेटिव टूल्स का, एसएलआर भी और सीआरआर भी क्वांटिटेटिव टूल्स का ही एक हिस्सा है। क्योंकि नॉर्मली जो है, हम लोग हमेशा रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में ही फंसे रहते हैं, हमें सीआरआर और एसएलआर पे कम फोकस करते हैं। मगर ये भी उतना ही इफेक्टिव टूल्स है जितना पहले वाला था। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। ये तो और कमाल का चीज है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां समझ लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है बताइए तो आप लोग। हाँ, क्या होगा इससे बताइए तो। अच्छा, एक कोई बोलेगा, चलिए आप बोले, ऋतिक आप बोलिए। हाँ, अगर मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट अपना सेल सिक्योरिटी बॉन्ड जो होता है उसको या तो सेल करेगी, परचेज नो यार, एक करेगी ना। यदि ज्यादा है तो सेल करेगी ताकि मार्केट से पैसा खींच लिया जाए। वेरी गुड। और रिवर्स सिचुएशन, यदि मार्केट में कम है तो परचेज बेचेगी। हाँ, सही बात है ना। हाँ, क्या करेगी? उसको बेच देगी। सिंपल सी बात है, भारत सरकार का ये दस्तावेज है, मतलब पेपर। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब पेपर, दस्तावेज। अब जो हम लोग जो रुपीस लेके घूमते हैं तो वो भी दस्तावेज ही तो है। हाँ, हम धारक को इतना इतना देने का वचन देते हैं, है ना, लिखा रहता है ना उसमें, बाय आरबीआई गवर्नर, ठप्पा लगा हुआ है उसमें। क्या है वो सब फिएट करेंसी है, एक्सेप्टेबिलिटी है उसका, लीगैलिटी है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार मेरा पंगा हुआ था, दिल्ली की बात है। ये डॉलर, ये जो याद है आप लोग, ये अभी तो चलता है, ये 10 रुपये वाला जो कोइन है, सिक्का को लेके हो गया था, मेरा दिमाग गर्म हो गया था। अब देखिए उसमें सिक्का में अभी नॉर्मली क्या होता है, 10 रुपये वाला सिक्का में 10 ठो होता है लाइन, ऐसे करके, है ना, ऐसा हुआ था ना। हाँ, ये हुआ था वो। तो हाँ, तो हम जाते थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक दुकान पे, समझे ना, डेली बेसिस पे। वो टाइम ही वैसा था मेरा, जाते थे कोल्ड ड्रिंक पीते थे। पता नहीं उसका मूड खराब था, जबकि हम जान पहचान के आदमी हैं उसके। उसका मूड खराब था, उसके मूड खराब हुई से मेरा मूड भी खराब हो गया।
तो कोल्ड ड्रिंक पिए वो थम्स अप, ठीक है, वो 15 रुपये वाला जो कांच वाला नहीं होता है वो पिए। हाँ, उसमें जो कोइन था, कोइन में वो 10 से ज़्यादा था ये, ठीक है, ऐसा वाला। हम उसको दे दिए उसको करके, तो बोला नहीं चलेगा। मेरा दिमाग गर्म हो गया, हम बोले नहीं चले, कैसे नहीं चल सकता है, वो आरबीआई वो इशूड किया है, वो नहीं चलेगा, समझ तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो मेरा मूड खराब हुआ, हम बोले कि चलो हम लिखित में दो कि तुम नहीं चलेगा, तुम हम लिखते हैं उसमें साइन करो, तो क्यों नहीं चलेगा। और यदि वो साइन कर देता तो हालत खराब हो जाएगा उसका। सिमिलर केस एक बार आईडीबीआई बैंक में भी हुआ, सिमिलर केस, वो केस दूसरा केस था। उसमें क्या है कि वो बोला कि हम आपका 10 रुपया हम डिपॉजिट ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो बोला कि डिपॉजिट ही नहीं करेंगे। तो तुम तो डायरेक्ट तुम आरबीआई का तौहीन कर रहा है। यदि कोई बैंक बोल रहा है कि हम करेंसी नहीं लेंगे तुम्हारा, समझते हैं क्या है इसका मतलब, वो आरबीआई का डायरेक्ट तौहीन करना हुआ। आरबीआई के नंबर पर फोन कर दीजिए, हालत खराब हो जाएगा ये लोग का, ठीक है। तो हम कर दिए थे, हाँ कर दिए थे, मूड खराब था ना मेरा, समझ रहे ना, क्यों नहीं होगा। जब आप इतना कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, घिसते हैं, तो दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा ना उसका असर। दादा तो हम क्या किया, थोड़ा बैंक का जो मैनेजर है उससे थोड़ा मेरा पंगा भी हो गया, ठीक है। और हम अब उस समय शुरू में ज़्यादा जोश रहता है ये बिहार का ही केस है, ठीक है, मेरे होम टाउन का। अच्छा, शुरू में हम आए थे ना, तो मेरा थॉट क्या था कि हम पूरा बदल ही देंगे, ठीक है, होता मतलब जहाँ रहेंगे वहाँ बदल देंगे चीज़ों को। बाद में क्या होता, उसी जगह के हिसाब से आप बदले जाते हो, ऐसा होता है ना। हाँ, कि पता नहीं चलेगा कितना आदमी से लड़ोगे आप, है ना, सभी सिस्टम ही वैसा है। तो आईडीबीआई में पंगा हुआ, हमारा भांजा गया था वो लाइन में लगाने के लिए, वो बोला कि 10 रुपया नहीं लेंगे, 20 रुपया का नोट नहीं लेंगे, देना है तो आप हाई डिनोमिनेशन वाला नोट दो, हाँ गिव मी हाई डिनोमिनेशन नोट। तो फिर आई कंप्लेन अबाउट द जो भी आरबीआई में जो बैठे हुए हैं लोग, सॉरी आईडीबीआई में जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको कंप्लेन किए, मैनेजर से मेरा वो हो गया, बहस हो गया। और हम जितना भी यूपीएससी वाला जो बच्चा लोग पढ़ाते थे सबको हम बटालियन बना के ले गए वहाँ पे, कि देखो केस स्टडी चल रहा है बाबू, इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहे हैं ना उसका केस स्टडी कर रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए ये कैसा वाला जोश है मेरा, अब तुमको ज़्यादा क्लास से ज़्यादा इकोनॉमिक्स समझ में आएगा यहाँ पे। अब बताइए वो मैनेजर क्या है पता है, मैनेजर भी खड़ूस था, बोला कि क्या है सर ये सब क्या कर रहे हैं। हम बोले नहीं बच्चा लोग केस स्टडी करवा रहे थे कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक क्यों नहीं पैसा लेगा, आरबीआई का कितना हरकत हो सकता है, वो बच्चा लोग को हम यहाँ पे लाए हैं दिखाने के लिए। तो बोला कि क्या बोला पता है वो, आपका कोई बच्चा पास नहीं करेगा हम बोले सर पास करे नहीं करे मगर इकोनॉमिक्स को अपने प्रैक्टिकल आंख से देख लेगा कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है, क्यों नहीं करेगा, वहां से मेरा बच्चा बना कि नहीं बना, तो आपके ऊपर है ना। अच्छा वो मान गया, अच्छा देखिए उसके बाद वो बैकफुट पे आ गया, वो मैनेजर बैकफुट पे आ गया। और नेक्स्ट डे हम उस भांजे को 10 रुपया नहीं वो 1 रुपया के साथ भेजे हैं। 1 रुपया 2 रुपया होता है ना छोटा छोटा पैसा, तो जाओ तुम लेके जाओ, आप देखते कैसे नहीं, वो चुपचाप उसका शकल देके सब जमा कर दिया उसको। तो जब उसमें लिखा गया है कि हम धारक को इतना इतना देने का वचन देते हैं, आर यू गेटिंग मी, तो वचन को निभाना पड़ेगा आपको, इतना पावर है आरबीआई में। अच्छा यहां पे समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए सिंपल, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, भारत सरकार का जो दस्तावेज है, भारत सरकार क्या करेगी उसको, या तो बेचेगी या फिर खरीदेगी। बेचने का मतलब क्या है, बेचने का मतलब उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉन्ड पेपर है, यहां पे सुनना है स्टूडेंट, बॉन्ड पेपर है लेट से 1 करोड़ का बॉन्ड पेपर है ना, और आरबीआई क्या करेगी, इसको मार्केट में सेल करेगी। तो 1 करोड़ रुपए जो पैसा है उसको क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि लिक्विडिटी जो है वो कम हो सके। रिवर्स ऑल्सो, रिवर्स क्या होगा कि जो मार्केट में जो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको खींच ली, उसको ले ली, ब्याज के साथ उसको वापस ले लिया। और उसको वापस लेने का मतलब क्या है कि आरबीआई हैज टू पे सर्टेन मनी ना, 1 करोड़ रुपए उसको देना पड़ेगा, उससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट मिलता है उसका, फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट, यू विल गेट इंटरेस्ट। अब भारत सरकार ने जो भारत सरकार का जो ट्रेजरी बिल है उसको भारत सरकार ने मना कर दिया बेचने से, यानी कि 365 दिन से नीचे वाला जो ट्रेजरी बिल्स है
ठीक है, उसको भारत सरकार अभी एंटरटेन नहीं कर रही है। तो भारत सरकार जो एंटरटेन कर रही है वो बड़ा वाला है, यानी कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये वाला। सर जो खेत वेत का कागजात में स्टैम्प टाइप का बना होता है ना, स्टाम्प पेपर, सर वो भी तो बॉन्ड ही होगा इसमें भी। किसका? स्टाम्प पेपर, हाँ खेत वेत के कागज में 500,000 रुपए का स्टैम्प। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स नॉट अ बॉन्ड, मतलब वो अलग बॉन्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया करप्शन हुआ है। क्या करप्शन हुआ? उसी बॉन्ड में। अच्छा, वो वाला बोल रहे हैं। हाँ, हुआ था बहुत पहले की बात है ना। उसमें जो फंसा था वो क्या तो नाम था, भूल गए। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम किया था उसने। सारे डुप्लीकेट को कहना था कि ठीक है सब। हाँ, करना पड़ा, क्योंकि उसका इतना बड़ा नेटवर्क था और कितना कमाया उसने वहां से। एनीवे, लिखिए आप लोग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज ऑल्सो a quantitative tools of RBI to adjust liquidity in the market. Liquidity in the market. In this operation, next line, in this operation, RBI buys or sells. In this operation, RBI buys or sells GSEC. GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नंबर 1, RBI buys GSEC to increase liquidity. To increase liquidity. Whereas it sell GSEC to absorb liquidity. सर तो जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है या फिर सेल करती है तो वो कॉमन मैन मतलब कॉमन लोग को करती है या फिर स्पेसिफिक? ज़्यादातर इसके सब्सक्राइबर बैंक ही सब होते हैं, समझे ना। ज़्यादातर इसके सब्सक्राइबर कौन होते हैं? बैंक ही होते हैं। SBI सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है। बहुत कम, प्राइवेट प्लेसमेंट नाम के लिए है बस, बहुत कम है, समझे। हम लोग को मिलता है, सही बात। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग, अभी RBI ने क्या, अभी जस्ट दिसंबर की बात है, अभी RBI ने डिसाइड किया है कि हम 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, यानी कि मार्केट में और ज्यादा पैसा डालने की बात है। सरकार क्या करना चाहती है? और पैसा डालना चाहती है। और देखिए, एक तरीका और भी है सरकार, स्पेशली RBI, वही सरकार मतलब RBI, करेंसी स्वैपिंग मेथड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी स्वैपिंग मेथड? जहां पे RBI क्या करती है, डॉलर और रुपी को, है ना, खरीदती है। खरीदने मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा डॉलर का कुछ क्राइसिस हो गया तो किसी कंट्री से ले लिए फॉर टाइमिंग के लिए, जैसे जापान के साथ हुआ था हमारा, कुछ साल पहले की बात है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा डॉलर यदि भारत से निकल रहा है, FPI फ्लाइट हो गया या इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तरीका है ना डॉलर निकलने का, तो उस केस में RBI के पास ये भी तरीका है कि वो करेंसी स्वैप मेथड से बहुत सारा डॉलर दूसरे कंट्री से परचेज कर सकती है। हाँ, उसके बदले अपना नोट दे देगी। और फिर सेम ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जापान को यदि क्राइसिस हो गया डॉलर का, तो हमसे भी ले सकती है। सही मेथड है ना ये? तो ये भी तो एक टूल्स ही है, लिख लीजिए करेंसी स्वैपिंग मेथड, राइट डाउन। और ये रिसेंट में ही हुआ, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, रिसेंट हैपनिंग से, ये 5 साल का करेंसी स्वैपिंग मेथड। RBI uses this tool to strengthen or balance Indian currency by
swapping is its currency to dollars of other countries. डॉलर्स ऑफ अदर कंट्रीज। हाँ, क्या लिखे पूरा पढ़िए तो। RBI uses these tools to strengthen or balance Indian currency by swapping its currency to डॉलर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज बात समझ गए। स्वैप करना, स्वैप का मतलब समझ रहे हैं ना कि हम इंडियन रुपीज दे रहे हैं, तुम हमको डॉलर दे दो। ठीक है, ये भी एक तरीका है, बट ये तरीका यहाँ पे एग्जैक्टली फॉल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर मेन प्रमुख। यहाँ पे देखिए, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे डॉलर मोटो है। बात समझ गए ना, यहाँ पे डॉलर मोटो है, बट ये भी आरबीआई के पास टूल है, और ये टूल कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंट है। ठीक है, ये 5-6 साल से ही स्टार्ट किया आरबीआई ने, बिकॉज ऑफ द डॉलर क्राइसिस के वजह से। देखिए फॉरेक्स तो है ही, स्टिल वी हैव फॉरेक्स। मान लीजिए कि फॉरेक्स अभी $600 बिलियन का है, वो घट के $100 बिलियन हो गया तो फिर दिक्कत होगा। फिर इस तरह का मेथड यूज करेंगे हम लोग, बहुत तरीका है। और ये तरीका देखिए, ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भारत यूज कर रहा है, बाकी कंट्री भी यूज करते हैं इस तरीका को। हाँ, करेंसी मजबूत होगा। डॉलर जितना आएगा उतना करेंसी क्या होगा, अप्रिशिएट करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। अब सही बात है, डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो डिपेंडेंसी है, वो भी घटेगी। हाँ, अगला कंट्री डॉलर देगा क्यों सर? वो भी तो अपना फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना चाहेगा, वो इंडियन रुपीस क्यों एक्सेप्ट करेगा? सब क्यों ना है, जापान के पास बहुत फॉरेक्स है। नहीं देखिए फॉरेक्स, अब जापान आप जान रहे हैं ना, मैं जापान का ही एग्जांपल दे रहा हूं ना इसमें, तो हर कंट्री के साथ नहीं हो सकता है। जिसके पास बहुत अच्छा है, आप जापान क्या है, जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, लॉट्स ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, लॉट्स ऑफ डॉलर्स। और इंडिया के साथ होगा तो क्या दिक्कत है? ऐसे भी इंडिया को सॉफ्ट लोन दे ही रहा था, वो बुलेट ट्रेन के लिए वो दिया था ना 50 साल के लिए सॉफ्ट लोन। ये अलग बात है कि वो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से वो प्रोजेक्ट बनना चाहिए था महाराष्ट्र में, वो रफ्तार बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द पेपर बोला गया कि बहुत जल्दी बन जाएगा बुलेट ट्रेन, हाँ, और अभी तक भगवान जाए बुलेट ट्रेन बहुत आगे निकल गया वो। एनीवे, ये समझ गए ना आप लोग। हाँ, यस, क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म हुआ, अब होगा क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है बताइए तो आप लोग। क्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? अब आरबीआई क्वालिटी में क्या करना चाहेगी, क्वालिटेटिव टूल्स में क्या करना चाहेगी? गेस, एनी गेस? आप लोग पढ़े हैं ये वाला चीज, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होगा इसमें? थोड़ा अंदाज लगे तो। जैसे बैंक्स लोन देती है ना, हाँ, पॉलिसी क्यों बनाएगी? सही बात है, पॉलिसी बनाती है, क्यों बनाएगी पॉलिसी? फॉर व्हाट रीजन? ठीक है, सही बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोले, क्वालिटी से क्वांटिटी पे कंट्रोल किया जाएगा। एक्सीलेंट, है तो बात क्वांटिटी का ही बात है। नहीं, मार्केट में जो पैसा रुपया है तो क्वांटिटी का ही बात होगा ना वो, मैं क्वालिटी तरीके से कैसे? मॉरल सुएशन बेस्ट एग्जांपल, यानी कि बोलना बैंक को कि लेफ्ट एंड राइट पैसा नहीं खर्च करना है। कोई भी मुंह उठा के आ जाए पैसा मांगने के लिए, सबको नहीं देना, नहीं तो एनपीएस का समस्या हो सकता है ना। और ऐसे भी जानते हैं कि रघुराम राजन जब भारत के आरबीआई थे तो उस समय एनपीएस का ढेर सारा प्रॉब्लम दिखा, एंड क्रेडिट उनको ही जाता है कि उन्होंने तुरंत बोला कि भाई डेटा दो, एनपीएस का डेटा क्या है। जब रघुराम राजन गवर्नर थे भारत के, मतलब आरबीआई वाले, तो उस समय एनपीएस वाला जो प्रॉब्लम, जो कारपेट के अंदर जो छिपा हुआ था, एनपीएस समझते हैं आप लोग? देखिए, ये बैंक हुआ, ये बैंक हुआ। एज आई सेड इन माय फर्स्ट और सेकंड क्लास, बैंक के लिए दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताइए? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी। यू टेल मी प्रवीण, बैंक के लिए जो लोन है, ठीक है, दो ही चीज होगा ना। हम बैंक किस लिए पहुंचते हैं? या तो पैसा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर पैसा जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं, या पैसा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बैंक के साथ हमारा रिलेशन केवल दो ही चीज है, या तो लोन का या फिर या डिपॉजिट का। वही है, हाँ, डिपॉजिट का। सही बात है।
बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो बैंक के लिए आप लोग बताइए, बैंक के लिए एसेट क्या है, लोन है कि डिपॉजिट है? क्या होगा? यो अभिषेक आप बताइए। अच्छा डिपॉजिट एसेट्स हुआ और लोन लायबिलिटीज हुआ। ओके, क्योंकि उसमें भी वो देखिए, पैसा देके उसमें भी इंटरेस्ट तो कमाती ही है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत, यही तो लॉजिक लगाना है इसमें। नहीं सुनिए, बैंक जो है कैसे पैसा कमाती है? हाँ ऋत्विक, बैंक कैसे पैसा कमाएगी? हाँ, वो जो पैसा देता है, हम लोग जाते हैं मुंह उठा के और हम पैसा लेते हैं, तो हम पैसा तो देते ही देते हैं, ब्याज भी वापस करते हैं। तो बैंक के लिए जो एसेट है उसका लोन है, एज यू सेड। क्या है ये एसेट? क्या है? लोन है। एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। तो बैंक कैसे संपत्ति क्रिएट कर रहा है? लोन दे के। क्यों? 10 रुपया हमको देगा तो 10 रुपया तो लेगा ही लेगा, उस पर ब्याज भी लेगा 8 रुपया वो अलग से, तो 118 रुपया, 108 रुपया हो गया उसके लिए। बैंक के लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? बोझ, बर्डन। तो बैंक के लिए बोझ क्या है? डिपॉजिट। क्योंकि हम लोग जैसे आदमी जाके जो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम अपना पैसा तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हम इंटरेस्ट भी लेंगे उससे, समझ गए? इंटरेस्ट भी लेंगे। तो बैंक के लिए जो लायबिलिटी है क्या है? वो बैंक का डिपॉजिट है। अब बात समझिए यहां पे। तो हमारे जैसे आदमी लोग कहीं पहुंचे थे लोन लेने के लिए, यानी कि बैंक का एसेट लेने के लिए। बैंक मुंह उठा के दे दिया कि भाई हमारा जो लोन है वो तो एसेट बनेगा, है ना? 90 दिन के अंदर ना ही कोई इंटरेस्ट आया, नहीं कोई ब्याज आया। तो वही जो लोन जिसको लग रहा था बैंक को कि हमारा एसेट बनेगा, वो एसेट बना ही नहीं, उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जिसने परफॉर्म ही नहीं किया। क्यों नहीं परफॉर्म किया? क्योंकि 90 दिन से पहले तक उसको ना ही कोई ब्याज मिला और ना ही कोई उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिला। समझ गए? दैट इज कॉल्ड एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये क्या है? बैंक का एक्चुअल में लोन था, दिया था। अब हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल अब समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि मोरल सुएशन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो बैंक लेफ्ट और राइट लोन दे रहा है वो कहीं एनपीए ना हो जाए। इसलिए आरबीआई कई बार बोलती है आके कि भाई जो अभी जो स्मॉल लोन दो दिया जा रहा है हाउस के लिए, ये दुनिया भर का, उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाइए। और कोलेट्रल फ्री, देखिए हमेशा गौर करिएगा कि आप लोग यदि बैंक जाते हैं, जो कोलेट्रल फ्री वाला जो लोन है हमेशा वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, महंगा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कोलेट्रल दिखाना नहीं पड़ रहा आपको, कोई घर का कागज या सोना, ये दुनिया भर का चीज नहीं दिखाना पड़ रहा। बट यदि आप कोई ऐसा लोन ले रहे हैं जिसके वजह से आपको दिखाना पड़ रहा है कोलेट्रल सब, तो वो थोड़ा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए गारंटी है ना, कुछ हुआ तो घर बिक जाएगा आपका। हाँ, मॉर्गेज लोन से। तो यहां पे समझिए कि क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा टूल्स इन्फ्लुएंस व्हाट बैंक्स लेंड टू एंड हाउ दे मैनेज क्रेडिट रिस्क। कैसे वो अपना क्रेडिट रिस्क को मैनेज करे ताकि उसका जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना हो जाए। समझ गए? किस तरीके से किया जा सकता है मोरल सुएशन। और ये बहुत इनफॉर्मल तरीके, इसमें कोई कागज पत्र नहीं होगा, इसमें सिंपल सी बात है, आरबीआई एडवाइस देगा किसको? बैंक्स को। ठीक है, ये मोर इनफॉर्मल परसुएशन यानी कि कन्विंस किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। जब मीटिंग में बैठे सब लोग आया, बैंक वाला लोग सब, एडवाइजरी जारी कर दिया, स्टेटमेंट जारी कर दिया कि कोई भी लेफ्ट और राइट मनी नहीं देना है। दैट्स कॉल्ड मोरल सुएशन। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो उसी सेक्टर में जाए जिस सेक्टर में पहले आरबीआई ने किया है। जैसे देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझते हैं ना? जहां भारत सरकार ने पहले से ही तय कर दिया कि इस सेक्टर में इतना अमाउंट तो जाना ही चाहिए। जैसे हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को गति देने के लिए, यदि कोई भी आदमी मुंह उठा के पहुंचता है और कहता है कि हमें सोलर लैंप लगवाना है, सोलर पैनल लगवाना है, पैसा दे दीजिए, तो वो देगा ही देगा। बैंक मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर है। तो ऊपर से निर्देश दिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से कि आप जो पैसा जो खर्च कर रहे हो वो लेफ्ट और राइट नहीं करना है, जिस सेक्टर को डेडिकेट किया गया था उसी सेक्टर को देना है। आया समझ में? देखिए क्या लिखा गया, आस्किंग बैंक टू रिस्ट्रेन एक्सेसिव पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन नहीं देना है,
क्योंकि पर्सनल जो लोन है बहुत ही रिस्की है वो। होप सो समझ में आ गया होगा। तो यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये क्या है, आरबीआई इनकरेजेस और परसुएट्स बैंक्स टू लेंड और रिस्ट्रिक्ट लोन्स इन ए स्पेसिफिक सेक्टर विदाउट फॉर्मल रेगुलेशन, कोई बिना रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि ये जो बात है इनफॉर्मल तरीके से कहा जाता है, इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाया जाता है। तो लिखिए आप लोग वहां पे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, qualitative tools of RBI, underline. This tool is used by RBI to control the direction of credit, to control the direction of credit। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कहां, स्लैश लोन फ्रॉम द बैंक्स, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट स्लैश लोन फ्रॉम द बैंक्स। नंबर 1, मोरल सुएसन। मोरल सुएसन, this is informal way, लिखिए जो बोल रहे हो उसी को लिखना है। दिस इज इनफॉर्मल वे ऑफ परसुएडिंग समझते हैं ना, कन्विंस करना, बात करना। परसुएडिंग बैंक्स बाय आरबीआई टू lend or restrict loans। in persuading banks, क्या लिखे हैं, पढ़िए तो आप लोग। बैंक्स, हाँ, बाय आरबीआई लोन्स इन स्पेसिफिक लिखिए बाद में देखिए, इन स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक सेक्टर्स। ठीक है, इस सेक्टर को देना है, इस सेक्टर को नहीं देना है। ठीक है, पर्सनल लोन को ज्यादा नहीं देना है, बट कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो आएगा लोन लेने के लिए उसको झट से दे देना है। ठीक है, लिखे ना ठीक से। ये हो गया मोरल सुएसन, जहां पे समझाया जा रहा है, प्यार से समझाया जा रहा है। दूसरा देखिए, ये भी कमाल का चीज है, और ये चीज आप लोग को दिखेगा डे टू डे एक्टिविटी में भी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अच्छा देखिए, कई बार होता है ना कि हम लोग पहुंचे बैंक के पास और उसको बोले कि हमको इतना इतना लोन चाहिए, 1 करोड़ लोन चाहिए लेट से, तो बोलेगा कि 10 लाख रुपए पहले जमा कर दीजिए आप। यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे हम, और उसमें क्या करिए आप, 10 लाख रुपए जमा करके तुरंत जमा कर दीजिए। होता है ना? हाँ होता है, हाँ ये नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि आदमी लोग बचे इतना बड़ा लोन लेने से लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको BMW खरीदना है, तो BMW तो सिन प्रोडक्ट है, मतलब उसका कोई आवश्यकता तो नहीं है ना। BMW नहीं भी खरीदेंगे तो हम जी सकते हैं ना, है कि नहीं? वो सिन प्रोडक्ट है, सिन मतलब उसका कोई जरूरत नहीं है। वैसा प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम दौड़ गए बैंक के पास, और बैंक भी तैयार है देने के लिए। बैंक क्या करेगा, हमारा मार्जिन को इंक्रीज कर देगा, ताकि इसलिए इंक्रीज कर देगा कि मेरे ऐसा आदमी जो ये इच्छा पाल रहा है कि हमारा भी BMW होना चाहिए, सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। और ये आरबीआई करती है, ये आरबीआई इसलिए करती है ताकि कोई लेफ्ट और राइट BMW खरीदने के लिए नहीं पहुंचे वहां पे। समझ गए? दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि पोर्शन ऑफ लोन अमाउंट पेड बाय द बोरोवर फ्रॉम ओन फंड्स। 1 करोड़ रुपए दे दिया, मगर 10 लाख रुपया उसको वहीं पे जमा करना है। तो देखिए, जो प्लेयर जो लाइन में कतार में लगा हुआ था घट जाएगा ना। 1 करोड़ दे तो रहा है बैंक हमको, हमें 10 लाख रुपया जमा करना पड़ रहा है, तो लाइन ही खाली हो जाएगा। पता चला 3-4 आदमी बैठा हुआ है वहां पे, वो लेके ही रहेगा। समझ गए? तो ये क्या है, तरीका है मार्जिन रिक्वायरमेंट। लिखिए आप लोग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इट इज ऑल्सो ए क्वांटिटेटिव टूल्स
sorry, qualitative tools. It is also a qualitative tools used by RBI to discourage loans. डिस्करेज लोन्स. हाँ ठीक है, लिखिए आप नीचे. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मीन्स मिनिमम borrower contribution ऑन क्रेडिट. प्रवीण समझ में आ रहा है ना ये? ऑन क्रेडिट. मिनिमम बोरोइंग कंट्रीब्यूशन ऑन क्रेडिट, उसको खुद देना पड़ेगा. नेक्स्ट, हायर मार्जिन मीन्स borrowing becomes costlier. And hence demand slow down, reduce. अब BMW का जो डिमांड होगा घट जाएगा ना, हाँ वो एक ही बार में घटा दिया पकड़ के. ठीक है, समझ गए? सॉरी, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा. जैसे 1 करोड़ रुपया पहुंचे थे ना, 1 करोड़ रुपया लोन लेने के लिए हम BMW के लिए, क्या बोला बैंक हमको? 10 लाख रुपया देना पड़ेगा. तो 10 लाख में तो हम दूसरा i20 खरीद लेंगे. नहीं नहीं, वो दे देगा, उसी में जमा करना होता है. अलग से देना हो तो काहे पहुंचेंगे वहां पे, जेब में 90 लाख मिलेगा हमको. 10 लाख रुपया पहले ही खींच लिया वो, और पता चला पूरा जमा करते करते 1.5 करोड़ रुपया ले लिया वापस. लेता ही है बैंक से, जाने ना. बैंक का जो चक्कर है बहुत खतरनाक चक्कर है जी, वो समझ में नहीं आएगा आप लोग को. शुरू में लगता है कि लोन बहुत सस्ता है, लोन किसी भी रूप में सस्ता नहीं है. यदि आप देखोगे 20, अच्छा लोन जितना लंबा हो स्टूडेंट उतना महंगा हो, चुकाते रह जाओगे 40 साल तक. पता चला कि 5 लाख रुपया लिए थे और दे दिए 35 लाख, और फिर भी 5 लाख रुपया बचा हुआ ही है. हाँ होता है. एक दिन हम लोग का भी था, वो हम जोड़ रहे थे, हम बोले कि भाई अभी तक तो कुछ पड़ा ही नहीं पैसा इसको, आज जबकि 10 साल हो गया है. हाँ और दिक्कत हो जाएगा. बताइए, मोदी जी जब कोविड आया था तो मोदी जी ने एनपीएस के लिए था विंडो दे दिया था. याद है ना आप लोग? कोविड के टाइम में विंडोज को वो दे दिया गया था, मतलब डोरमेंट कर दिया गया था कि कोई आदमी 4 महीना 5 महीना तक पैसा नहीं दे तो एनपीएस नहीं होगा. उसके बाद क्या, जैसे ही कोविड खत्म होगा तो उसके बाद फिर पैसा वापस करना पड़ेगा वो. हाँ, उस पीरियड तक बंद कर दिया गया था, उस पीरियड तक कोई ब्याज नहीं लगेगा अलग से. ये उस समय का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस था स्टूडेंट, ये समझ गए ना? हाँ. अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे है जी. अभी तक देखिए हो गया ना, ये आरबीआई का क्या हो गया जी? क्वांटिटेटिव टूल्स हो गया और क्वालिटेटिव टूल्स हो गया. उसमें बहुत सारी चीज सब यहाँ पे ध्यान देना है. मोरल सुएशन का बात किया जाए तो क्वांटिटेटिव टूल्स है कि क्वालिटेटिव टूल्स है? क्वांटिटेटिव, क्या क्वालिटेटिव टूल्स है. मार्जिन का बात किया जाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट का बात किया जाए तो ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है, बट असर तो क्वांटिटी में पड़ रहा है ना, इसका असर क्वांटिटी में पड़ेगा इसका. अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई का क्या स्टैंड होता है. जब आरबीआई बैठती है मीटिंग में, है ना, इन लोगों का मीटिंग होता है ना 2 मंथ में. नॉर्मली क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार मीटिंग हो सकता है. तो ये लोग बैठेंगे ना, तो ये लोग बहुत अपना अलग अलग स्टैंड रखेंगे. कई बार स्टैंड क्या होगा, देखिए तो क्या लिखा गया, अकोमोडेटिव स्टैंड्स. अकोमोडेटिव का मतलब क्या, अकोमोडेट करना. ठीक है, अभी और इस क्लास में और भी बच्चे आएंगे तो अकोमोडेट हो जाएंगे ना. हाँ, तो अकोमोडेट करना है. अकोमोडेट करने का मतलब क्या है कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को, जीडीपी को क्या करना है, उसको बढ़ाना है. तो मैं आप लोग से पूछता हूं कि यदि आरबीआई को जीडीपी बढ़ाना है तो आरबीआई क्या क्या कर सकती है, बताइए तेजी से.
आज जीडीपी को बढ़ाना है, क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, अभी तक जो दुनिया भर का टूल्स पढ़े हैं ना, क्या क्या कर सकती है, रिपो रेट को कम करेगी, वेरी गुड वेरी गुड, सीआरआर कम करेगी, एसआरआर कम करेगी, सही बात है ना। हाँ ये, बट आरबीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंडेट, सीपीआई ऑल्सो। तो यहां पे देखिए आरबीआई का अलग अलग स्टैंड हो सकता है, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड का मतलब है कि आरबीआई सिग्नल्स इट्स इंटेंट, वो अपना इंटेंट दिखाएगा, आरबीआई अपने इरादा को स्पष्ट करेगा थ्रू इट्स पॉलिसी स्टैंड्स। पहला पॉलिसी स्टैंड देखते हैं अकोमोडेटिव स्टैंड्स। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, यानी कि जीडीपी अभी मान लीजिए 8% है तो 8.5% हो जाए, 9% हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या करेगी, देखिए आप, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, रिपो रेट कम कर दी, रिपो रेट कम हो गया तो क्या हो गया, लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। हाँ, ये तब करती है आरबीआई जब आरबीआई को लगता है कि भाई उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना ग्रोथ हम सोचे थे, तो वो भी कर सकती है। या आरबीआई ये भी कर सकती है कि ग्रोथ हो रहा है और भी ग्रोथ चाहिए हमें, तो उस केस में भी कर सकती है, बट इन्फ्लेशन का कोई समस्या ना हो। मान लीजिए कि खूब ग्रोथ हो रहा है, वहां इन्फ्लेशन 6% है, तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करना पड़ेगा, रिपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा ऐसे केस में, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स, राइट डाउन क्विकली, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। RBI signals its intent through its, देखिए जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वही लिखिए, थ्रू इट्स पॉलिसी स्टैंस, थ्रू इट्स पॉलिसी स्टैंस। नंबर 1, अकोमोडेटिव स्टैंड्स। Accommodative stance. The objective of this stance is, the objective of this stance is to propel economic growth, to propel economic growth। ब्रैकेट में लिखना है इंक्रीज जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही हुआ जी, टू इंक्रीज जीडीपी is to propel मतलब क्या होता है, increase, to propel क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्रैकेट में इंक्रीज जीडीपी। आरबीआई कंसिडर्स मैंडेट, हाँ वेरी गुड, मैंडेट सीपीआई इन्फ्लेशन, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सीपीआई इन्फ्लेशन स्लैश करके हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसको भी लिख लेना है, स्लैश क्या है 4 ± 2%, उसको भी आधार बना के लिख लिए। हाँ हाँ, मेथड्स क्या होगा अकोमोडेटिव स्टैंड्स का, हाँ, रिड्यूस द रिपो रेट, रिड्यूस द रिपो रेट, लिख लीजिए आप लोग जो बोल रहे थे उस समय, एसएलआर, हाँ, सीआरआर, सब लिख लीजिए वहां पे, यानी कि इसी को बोलते हैं पॉलिसी कट करना, पॉलिसी कट, या सिंपल रेट कट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। पॉलिसी कट मत लिखिए, सॉरी गलती हो गया, रेट कट लिख लीजिए, रेट कट में सब में आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये नोट करके लिख लीजिएगा, तो ये नोट करके लिख लेना है, ये कंडीशन होना जरूरी है। ग्रोथ इज वीक, ग्रोथ कमजोर है, बट इन्फ्लेशन क्या है, अंडर कंट्रोल है। Growth is weak, condition, this is a condition when RBI use accommodative stance, normally used when growth is weak, growth क्या है, कम है,
यानी कि 4% 5% है, बट हम उम्मीद करते हैं कि 8% हो, ठीक है। बट सीपीआई इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो सीपीआई इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो अंडर कंट्रोल का मतलब ब्रैकेट में तुरंत लिख लेना है, हाँ 4 ± 2%। नहीं, एक्चुअल में वो 4 तक है, 6 बहुत ऊपर का चीज है, बात समझे ना। आरबीआई 100% कोशिश करती है कि 4 के अंदर रखना। हाँ 4 के बाद तो बहुत एक्टिवेट हो जाएगी वो, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन में 46% जो वेटेज है फूड और बेवरेज का हो। इसका मतलब क्या कि आदमी को महंगा खाना मिल रहा है, तो आदमी का जो कॉमन लाइफ है वो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है उससे। आया समझ में ये? अच्छा देखिए यहां पे, देखिए सोचने वाली बात है, कई बार आरबीआई, अच्छा यहां पे क्या लिखा गया है कि ग्रोथ वीक है। कई बार आरबीआई क्या करती है, अकोमोडेटिव स्टैंड के तहत भले ही ग्रोथ मॉडरेट भी हो, अच्छा भी हो, फिर भी वो स्टैंड ले सकती है। नॉर्मली क्या है, क्या होना चाहिए, ग्रोथ वीक होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी जो जीडीपी है वो कम हो रहा है, बट इन्फ्लेशन का कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे केस में नॉर्मली आरबीआई क्या करती है, अकोमोडेटिव स्टैंड लेती है। कई बार ऐसा भी है जो रिसेंट टाइम में अभी हुआ है, अभी तो हमें कहां प्रॉब्लम था बताइए तो? क्या जीडीपी ग्रोथ का कोई कमी था क्या भारत में? पहला क्वार्टर में 7.8% हो चुका है, सेकंड क्वार्टर में 8.2% हो चुका है, मगर वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो 1.7 था। तो वो थोड़ा दूसरा केस है। ये अलग बात है कि आरबीआई क्या बोल रही है कि हमने क्या किया है, न्यूट्रल स्टैंड लिया है। मगर जो कई जानकार लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि आरबीआई का किसी भी रूप में न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, ये क्या है, अकोमोडेटिव स्टैंड है। तो बात समझिए आप लोग कि केवल अकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब यही नहीं होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा हो, मगर आरबीआई क्या करना चाहती है, फर्दर उसको ग्रोथ करवाना चाहती है। तो उस केस में भी आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंड ले सकती है। आया समझ में ना? नेक्स्ट लाइन, राइट डाउन न्यूट्रल स्टैंड। नंबर 2, हाँ अब यहां पे समझ में आएगा आप लोग को ज्यादा बेटर। न्यूट्रल स्टैंड, इसको समझने के बाद अकोमोडेटिव स्टैंड और अच्छे समझ पाएंगे आप लोग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसा चल रहा है उसी दिशा में चलना, समझे ना। न्यूट्रल का मतलब है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में चलना। दिशा का मतलब क्या है कि किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है कि जो जीडीपी है, जो भारत का जो जीडीपी है, जो इन्फ्लेशन है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या है, इसमें रिपो रेट को घटाया भी जा सकता है और रिपो रेट को बढ़ाया भी जा सकता है एज पर द डिमांड। अकोमोडेटिव स्टैंड में क्या देखे थे, पॉलिसी कट, रेट कट देखे थे ना वहां पे। इसमें क्या है कि इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि जीडीपी और इन्फ्लेशन का जो तार है किस तरह जुड़ा हुआ है। तो आरबीआई तो बोल रही है कि हम न्यूट्रल स्टैंड लिए हैं इस बार। आरबीआई क्या बोल रही है, हम न्यूट्रल स्टैंड लिए। क्यों? क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ बढ़िया चल रहा था, इन्फ्लेशन का कोई समस्या ही नहीं था। दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में हमने रिपो रेट को बढ़ाया नहीं, रिपो रेट को कम कर दिया। ये मेरा न्यूट्रल स्टैंड है। तो आरबीआई के पर्सपेक्टिव में वो गलत नहीं है, आरबीआई अपने पर्सपेक्टिव से सही बोल रहा है। मगर जब हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो जानकार है उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आरबीआई डेलिबरेटली चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन का समस्या है। वहां इन्फ्लेशन का समस्या अपर लिमिट वाला नहीं है, लोअर लिमिट वाला है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? राइट डाउन न्यूट्रल स्टैंड्स। बस कंप्लीट होने वाला है स्टूडेंट, डोंट वरी, हैव पेशेंस। न्यूट्रल स्टैंड्स, हाँ आरबीआई अंडर दिस स्टैंड्स आरबीआई balances GDP growth and inflation. नीचे लिखना है आरबीआई एक्शन, नीचे लिखना है आरबीआई का एक्शन, आरबीआई एपोस्ट्रोफी एस एक्शन। हाँ, रिपो रेट कैन बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, repo rate can be increases or decreases.
डिपेंडिंग ऑन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, डिपेंडिंग ऑन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। बात समझ गए? इसका मतलब क्या, आरबीआई बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। ठीक है, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा करंट अफेयर्स का चीज। हाँ, मतलब इन्फ्लेशन कैसा है, क्या पहले 4% से 6% हो गया, या 6% से अब 4% हुआ, या 4% से 3% हुआ, या 3% से 4% हो गया। दैट इज अ ट्रेजेक्टरी। वो बार बार ट्रैक कर रहा है। देखिए क्या लिखा गया इसमें, डेटा डिपेंडेंट अप्रोच। तो डेटा डिपेंडेंट अप्रोच का मतलब ही कि वो ट्रेजेक्टरी देखा जा रहा है उसमें। बात समझ गए ना? वो ट्रेजेक्टरी देखा जा रहा है कि पहले इन्फ्लेशन कितना था, अभी इन्फ्लेशन क्या है, और उसके हिसाब से आरबीआई डिसीजन ले रही है। चलिए ये लिख लिया आप लोग, हाँ नोट करके लिखिएगा नीचे। इन रिसेंट टाइम्स आरबीआई डिक्रीजेस repo rate by 25 basis point to balance growth या इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रैकेट में जीडीपी एंड सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ गए ना? तो अब कितना हो गया रिपो रेट? 5.25% हो गया। लिख सकते हैं नाउ रिपो रेट इज 5.25%। हाउएवर, चलिए इसको भी लिख ही लीजिए। हाउएवर नेक्स्ट, हाउएवर इकोनॉमिक्स have considered this stance as a accommodative stance, क्योंकि डेलिबरेटली आरबीआई चाहती है वो स्टिमुलस दे, लिक्विडिटी दे। आया समझ में ये चीज? हाँ। चलिए अब आया हॉकिस। ज्यादातर वही दो यूज होता है। ठीक है, ये हॉकिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन समस्या हो गया। इन्फ्लेशन समस्या हो सकता है 4 से बढ़ के 5 हो गया हो, 4 से बढ़ के 6 हो गया हो, या 6 से बढ़ के 7 हो गया हो। तो देखिए इन्फ्लेशन किस तरीके से आता है? जेब में ज्यादा पैसा होने की वजह से इन्फ्लेशन आता है ना जी, एक तरीका। हाँ, इन्फ्लेशन बहुत तरीके से हो सकता है, कल हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन का ही चैप्टर। तो इन्फ्लेशन क्या है कि लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से भी होता है। तो आरबीआई क्या करना चाहेगी इसमें? हाँ, लिक्विडिटी को घटाना चाहिए। कैसे घटा सकती है आरबीआई? रिपो रेट को बढ़ा के। तो बिल्कुल क्या होगा, हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर सकती है, और साथ साथ जो भी उसके पास टूल्स, एसएलआर, सीआरआर, रिपो रेट क्या करेगी? घटाएगी, बढ़ाएगी? बढ़ाएगी। लिखिए हॉकिस या टाइटनिंग स्टैंस, टाइट करना, इसको हॉकिस पॉलिसी भी कहा जाता है, समझे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंड्स ऑफ आरबीआई, to adjust liquidity especially reduce liquidity to control inflation, ब्रैकेट में क्या लिख देना है आप लोग को? सीपीआई इन्फ्लेशन -4 ± 2%। आरबीआई एक्शन क्या क्या होगा? आरबीआई का एक्शन, हाँ, इंक्रीज द रिपो रेट
कॉमा रेपो रेट बढ़ाएगी ना, और क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल लिख देना है उसको, पकड़ के लिख देना है उसको, CRR को भी बढ़ा सकती है। और हाँ मैं ज़्यादातर वो रिपो रेट पे ही ध्यान करती हूँ, रिपो रेट से सब कुछ हो जाता है, सबसे बड़ा हथियार उसका रिपो रेट ही है। ठीक है, वो करने को कुछ भी कर सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी चला सकती है वो, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, नो पहले ये बताइए सेल होगा कि परचेस होगा, ये सेल होगा, ये लिक्विडिटी खींचने के लिए। ठीक है, हाँ लिखेगा इट इज अ यूज, दिस टूल इज यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन बिकम्स टू हाई। This tool is used when inflation becomes too high. Becomes too high, यानी कि वो 6 से हो सकता है ऊपर चला जाए, या हो सकता है 5 से ऊपर चला जाए। अच्छा ये बताइए क्या RBI यूज करेगी इसको अभी? नो, क्यों नहीं करेगी अभी? हाँ इन्फ्लेशन प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए आप जब खोलोगे ना पेपर, या तो न्यूट्रल स्टैंड्स के बारे में समझोगे या फिर अकोमोडेटिव स्टैंड्स, यही दोनों का चर्चा होगा पेपर में। अभी डोविस स्टैंड्स ये अलग है। क्या होता है डोविस का मतलब? इसमें क्या है कि कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है CPI क्या है, हमको बस ग्रोथ करवाना है। और ग्रोथ करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पॉलिसी कट, रेट कट। इसमें एग्रेसिव, ये एग्रेसिव पुश। एग्रेसिव पुश क्या है कि मार्केट में पैसा जाना चाहिए। मार्केट में पैसा किस तरीके से जा सकता है? रेट कट कर। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखिए डोविस स्टैंड, हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं होता अभी, मैं फिर भी लिख लीजिए, ये भी एक तरीका है। डोविस स्टैंड्स, RBI प्योरली फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, irrespective of condition of CPI को आधार नहीं बना रही है, समझ रहे हैं? हाँ CPI कोई मतलब नहीं है उसको। ये एक तरह से क्या है कि एक डायरेक्ट टोन है, कम्युनिकेशन टोन है, हमको चाहिए पैसा। ठीक है, डायरेक्ट। अब इसमें देख रहे हैं ना कि CPI को यदि कंसीडर नहीं किया जा रहा है, उसके दिमाग में पहले से ही क्या है, गोल फिक्स है, क्या करना है हमें? एग्रेसिव पुश करना है। ठीक है, बट ये RBI नॉर्मली नहीं करती है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं करेगी इस तरह का हरकत। ठीक है, लिख लिए। एंड लास्ट वन फॉर टुडेज क्लास, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसमें क्या है देखिए, इसमें बहुत ही RBI का आपको एक कैलकुलेटेड मूव दिखेगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, कैलकुलेटेड मूव है ये। इसमें RBI कर क्या रही है कि इन्फ्लेशन से भी लड़ना चाहती है, एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हैम्पर भी नहीं करना चाहती है। देखिए जब ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन होना बहुत स्वाभाविक है, थंब रूल है ये। ठीक है, और डेवलपिंग जैसा कंट्री में एक अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए भी। डेवलप कंट्री में क्या होता है कि मात्र 1% 2% रहता है नॉर्मली। ये अलग बात है कि कोविड के टाइम में डेवलप कंट्री में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, और उसका रीजन दूसरा रीजन है। उसका रीजन था इजी मॉनेटरी पॉलिसी। वहां पे लोग सब जो डेवलप कंट्री है वो पैसा छाप के दे रहे थे अपने नागरिक को, इसलिए ऐसा हुआ। नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? नॉर्मल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि डेवलप कंट्री में कभी इन्फ्लेशन का समस्या नहीं होता, 1% 1.5% बहुत है। मगर डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। यदि इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अब प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि बैलेंस करना है उसको, और ऐसा बैलेंस हो कि हाई इन्फ्लेशन भी कम हो जाए और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हैम्पर ना हो। राइट डाउन, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। RBI क्या है यहां पे देखिए, हाँ कंट्रोल्ड हाई इन्फ्लेशन विदाउट हार्मिंग ग्रोथ। समझ गए?
तो पहला जो 3 स्टैंड था, जाइए खोलिए देखिए कॉपी आपका, क्या क्या स्टैंड है जी? चलिए अच्छा है, कंप्लीट हो गया। हाँ, अकोमोडेटिव स्टैंड्स, न्यूट्रल स्टैंड्स और हॉकिस स्टैंड्स, ये 3 स्टैंड्स इंपॉर्टेंट है। और अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो जो पहला 2 पढ़े हैं आप लोग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया जी आज की क्लास का। तो मॉनेटरी पॉलिसी वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल्स, अब फिर नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब हो गया, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे थे पिछले वीक भी, अब ये कंप्लीट हो गया, डोंट वरी। और ये जो समझ है, ये समझ चाहिए आपको इन्फ्लेशन समझने के लिए भी। या तो इन्फ्लेशन को समझ लीजिए, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी समझिए, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी समझ लीजिए, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन को समझिए। तो एक दूसरे को ये वो करेगा, कंप्लीमेंट करेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।